सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेहत में। मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास। सेहत में आज बात होगी मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद जो कि एज फैक्टर के साथ साथ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है कई सारे लोगों में। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी स्टूडियो में डॉक्टर भारती कश्यप। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए मोतियाबिंद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। सामान्य रूप से 55 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में मोतियाबिंद पाया जाता है, लेकिन युवा लोग भी इससे प्रतिरक्षित नहीं है। मोतियाबिंद विश्व भर में अंधत्व के मुख्य कारण है। आंखों के लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है और अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। दृष्टिपटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे दृष्टि में कमी अंधत्वता के बिंदु तक पहुंच जाती है। मोतियाबिंद के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे आम वृद्धावस्था का मोतियाबिंद है, जो 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में विकसित होता है। वो लोग जो सिगरेट के धुएं, पराबैंगनी विकिरण या कुछ दवाओं के संपर्क में रहते हैं, उन्हें भी मोतियाबिंद होने का खतरा होता है। इसके लक्षणों में समय के साथ दृष्टि में क्रमिक गिरावट, वस्तुएं धुंधली, विकृत, पीली या अस्पष्ट दिखाई देती हैं। रात में या कम रोशनी में दृष्टि में कमी होती है। धूप या तेज रोशनी में दृष्टि चमक से प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि मोतियाबिंद का उपचार शल्य चिकित्सा है। ऑपरेशन से पहले अगर व्यक्ति का रेटिना ठीक है तो सफल शल्य चिकित्सा के उपरांत नेत्र ज्योति सामान्य हो जाती है। आधुनिक मशीनों ने आजकल शल्य चिकित्सा को बहुत आसान कर दिया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेजर किरणों से भी किया जाता है। ऑपरेशन के वक्त कोशिश की जाती है कि मरीज को ऐसा लेंस लगाया जाए जिससे मरीज की दूर की दृष्टि अच्छी रहे। मोतियाबिंद सर्जरी के पुराने तरीके। इंट्राकैप्सुलर मोतियाबिंद सर्जरी। इस सर्जरी तकनीक में एक बड़ा चीरा किया जाता है और सर्जन एक साथ पूरे लेंस और आसपास के कैप्सूल को हटा देता है। इस विधि को शायद ही कभी आज प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर मोतियाबिंद सर्जरी। ये तरीका पहले तरीके के बाद आया। मोतियाबिंद आंख के अंदर खंडित किए बिना पूरे मोतियाबिंद को एक साथ हटाया जाता है। इस तकनीक में एक बड़ा चीरा लगता है और एक कृत्रिम लेंस संपुटी बैग में रख दिया जाता है। ये शल्य चिकित्सा तकनीक में बड़ा घाव को बंद करने के लिए विभिन्न संख्या में टांके की आवश्यकता पड़ती है। फसीमुल्सिफिकेशन तकनीक द्वारा सर्जरी। मोतियाबिंद सर्जरी में फसीमुल्सिफिकेशन नामक एक प्रक्रिया शामिल है। इसमें एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्निया पर एक बहुत छोटा सा चीरा लगाकर एक पतली अल्ट्रासाउंड टिप के सहयोग से मोतियाबिंद को बैग में तोड़ा जाता है। इन छोटे खंडित टुकड़े को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बाहर खींच लिया जाता है। मोतियाबिंद सर्जरी के सबसे आधुनिक तकनीक। मोतियाबिंद सर्जरी में फेम्टोसेकंड पराबैंगनीकरण की भूमिका। ये संभव हो पाया है लेजर कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्वीट की वजह से। विश्व की अत्याधुनिकतम लेजर कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्वीट की सुविधा अब कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो गई है, जो पूरे भारत का तीसरा लेजर कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्वीट है। अत्याधुनिक लेजर कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्वीट के फायदे। अत्याधुनिक लेजर कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्वीट ने अपनी कार्यक्षमता, सरलता और सटीकता के माध्यम से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के क्षेत्र को नए तरीके से परिभाषित किया है। चाकू रहित लेजर मोतियाबिंद सर्जरी स्वीट में लेंस लेजर प्रणाली द्वारा बहुत ही कम अल्ट्रासाउंड ऊर्जा से ऑपरेशन की प्रक्रिया के दौरान आंख पर कम दबाव को सुनिश्चित करते हुए मोतियाबिंद को तोड़ना, सर्जन छवि निर्देशित नियंत्रण, कॉर्निया पर लेजर द्वारा चीरों और इंट्राऑक्यूलर
लेंस को सही एक्सिस पर सेट करना बहुत ही आरामदायक होता है। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो के साथ आत्री विश्वास की रिपोर्ट। तो हमारे साथ आज सेहत में मौजूद हैं डॉक्टर भारती कश्यप, जो कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, साथ ही फेम्टोलेजर कैटरेक्ट सर्जन हैं डॉक्टर भारती जी, साथ ही लेसिक सर्जन भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारती जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि मोतियाबिंद आखिर है क्या? देखिए, मोतियाबिंद प्रकृति प्रदत्त आंखों के अंदर का ये एक लेंस होता है जो पारदर्शी होता है, और समय से ज़्यादातर ओल्ड एज में यह पारदर्शी लेंस जब अपारदर्शी हो जाता है तो इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो जब एज बढ़ती है तो ये जो लेंस है इसमें ज़्यादा प्रोटीन का जमाव होता है, तो इसमें जब प्रोटीन का ज़्यादा जमाव होता है तो अपारदर्शी हो जाता है, और बाहर से जो प्रकाश की किरणें आती हैं ये किरणें ठीक तरीके से अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाती और जो मरीज को धुंधला दिखता है। बिल्कुल, तो ये होती है मोतियाबिंद। और अगर विजन की बात करें, क्या देखने में भी प्रॉब्लम होता है पेशेंट को जब उसे मोतियाबिंद की बीमारी होती है? हाँ, मरीज को जैसे कि कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पे जब देखता है तो उसके चारों ओर एक इंद्रधनुष जैसा बनता हुआ दिखता है, और दिन में भी कम दिखाई देता है, रात में तो और भी ज़्यादा कम दिखाई देता है, और क्वालिटी ऑफ विजन जो होती है ना ये मरीज की काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, ये क्वालिटी ऑफ विजन है क्या? ये ऐसा है कि आजकल के ज़माने में तो हमारे जो मरीज हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो कई बार मरीज आते हैं वो जो क्वांटिटी ऑफ विजन है, जो वो ABCD वाली चार्ट है उसमें वो उनकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती, वो 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ विजन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो क्वालिटी ऑफ विजन को नापने के लिए आजकल बहुत नई नई मशीनें उपलब्ध हैं जो हमारे जो दर्शक हैं उनको जानना चाहिए, जैसे कि रे ट्रेसिंग बेस्ड एब्रोमीटर। तो रे ट्रेसिंग बेस्ड एब्रोमीटर में हम मरीज को बिठाते हैं और हम उसका हायर ऑर्डर जो अब्रेजन है वो हम उसका देखते हैं, और पूरी आई का कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी देखते हैं। तो हम क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट होता है हायर ऑर्डर एब्रेजन का वो होता है रूट मीन स्क्वायर RMS। तो वो लेंस का काफ़ी बड़ा होता है जिन मरीजों को मोतियाबिंद होता है और जिनकी क्वालिटी ऑफ विजन कम हो जाती है। तो नॉर्मली RMS 0.2 होता है, मगर इस मोतियाबिंद के मरीजों में ये बढ़ा रहता है। और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ विजन का में हायर ऑर्डर एवरेजन का क्वालिटेटिव मेजरमेंट है वो है स्ट्रेल रेशियो। वो कोई भी चीज को, बिंदु को हम देखते हैं तो वो ब्लर उसका ब्लर को नापता है। मींस बिंदु अगर ब्लर दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो वो कितना धुंधला दिख रहा है, इसको हम मापते हैं स्ट्रेल रेशियो से। तो नॉर्मल आंख का, जैसा हमारी आंख है, आपकी आंख है, इसमें जो स्ट्रेल रेशियो होता है वो 1 के करीब होता है, और जो मोतियाबिंद की आंख है उसमें स्ट्रेल रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ विजन को हम कंट्रास्ट सेंसिटिविटी से नापते हैं, क्योंकि जो भी मोतियाबिंद के मरीज हैं उनकी जो कंट्रास्ट होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, वो कम हो जाती है। तो इसको भी हम रे ट्रेस एब्रोमीटर पे पेशेंट को बिठाते हैं और उनका मॉड्यूलर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें भी 10 CPD पे वो 60-70 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन वह 60-70 नॉर्मल नहीं रहता है, वो काफ़ी घट जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि मरीज ABCD वाला जो चार्ट है उस चार्ट में तो 2-4 लाइन पढ़ रहा है, मगर उसका RMS वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स लेंस पे ज़्यादा हो गए हैं, या फिर कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में मॉड्यूलर ट्रांसफर फंक्शन जो है वो इनका जो है वो कम हो गया है, जो स्ट्रेल रेशियो है वो 1 से कम हो गया है। तो वैसे स्थिति में हम मरीज को ऑपरेट करने के लिए सजेशन देते हैं। जी, तो ऑपरेट करने के लिए सजेशन उस वक्त होता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे मोतियाबिंद है? देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि उम्र के अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि मोतियाबिंद होता है। तो ऐसे तो मैंने आपको बताया ही कि मोतियाबिंद जब मरीज को होता है तो उसको तो धुंधला दिखाई देता है, दिन में भी धुंधला दिखाई देता है, रात में ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। फिर उनको जो ड्राइविंग अगर वो करते हैं तो ड्राइविंग करने में मुश्किल होती है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के चारों ओर इंद्रधनुष जैसा बनता दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीजों को और भी सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि उनको डायबिटीज़ है
अगर मान लीजिए कि वो लंबे समय से स्टेरॉयड दवा का सेवन करते हैं। अच्छा। स्टेरॉयड दवा का सेवन करने का मतलब है कि जैसे अस्थमा के बहुत सारे मरीज होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से स्टेरॉयड दवा खाते हैं, और इसके अलावा जो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, कोलेजन वास्कुलर डिजीजेज हैं, उनमें भी मरीज काफ़ी लंबे समय तक स्टेरॉयड दवा खाता है। अच्छा। तो वैसे मरीजों को काफ़ी केयर करना चाहिए और हर 6-6 महीना पे अपनी आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उनको साइड इफ़ेक्ट के रूप में मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो लोग धूप में बहुत काम करते हैं, जैसे किसान, जैसे कि फील्ड वर्कर, बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियर हैं जो फील्ड में काम करते हैं। अच्छा। तो फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो और अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र 50 साल अप्रोच कर रही है, हाँ। और आपको धुंधला दिख रहा है, ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है, कंट्रास्ट कम हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आंखों पे चोट लगने से भी मोतियाबिंद होता है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से और धूम्रपान करने से भी मोतियाबिंद होता है, क्योंकि इससे जो फ्री रेडिकल हैं वो फ्री रेडिकल काफ़ी बढ़ जाते हैं बॉडी में, और उससे भी ये हो सकता है। यानी कि ड्रग्स के इस्तेमाल से भी मोतियाबिंद लोगों को हो सकता है। शराब का अत्यधिक सेवन और स्मोकिंग, तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और शराब के सेवन से बचना चाहिए, चोट लगने से बचना चाहिए। स्टेरॉयड दवा का बहुत लंबे समय तक अगर सेवन करना आपकी मजबूरी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। जैसा कि मैंने कहा कि अस्थमा के मरीज, कोलेजन वास्कुलर डिजीजेज हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस के मरीजों को काफ़ी समय तक स्टेरॉयड दवा खानी पड़ती है, तो उससे हो जाता है। फिर अल्ट्रावायलेट रेज से जो एक्सपोज्ड होते हैं, किसान हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, सिविल कोई भी ऐसे लोग जैसे ड्राइवर्स हैं, वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, वो धूप में काफ़ी समय तक एक्सपोज्ड हैं अल्ट्रावायलेट किरणों से, तो ऐसे लोगों को मोतियाबिंद होने की संभावना थोड़ी जल्दी होती है। अगर बात करें मोतियाबिंद से कैसे बचा जाए, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो मोतियाबिंद से? देखिए, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए जो ऐसे धूप के चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि यूवी रेज एकदम ब्लॉक हों। बहुत सारी बाजार में धूप के चश्मे आते हैं जो नकली होते हैं, उनमें एक्चुअली यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो आपको पता करना है कि यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज वाला जो चश्मा है उसके लिए भी कुछ खास टेस्ट होते हैं। अगर रियली यूवी ब्लॉकिंग गॉगल्स है तो वो धूप में कभी गर्म नहीं होगा, अगर नकली यूवी ब्लॉकिंग चश्मा है तो वो धूप में गर्म हो जाता है जी। तो ये तमाम और उपायों पर बात करेंगे भारती जी आगे भी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हमारे प्रोग्राम में वक्त हो चला है, हम फौरन ही लौटेंगे और मोतियाबिंद से जुड़ी तमाम अहम बातों पर विचार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद सेहत में। हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं डॉक्टर भारती कश्यप, जो कि डॉक्टर हैं कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में, और वो हैं फेम्टो लेजर कैटरेक्ट सर्जन, साथ ही साथ लाजिक सर्जन भी वो हैं। भारती जी, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहेंगे। ब्लेडलेस फेम्टो लेजर मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है वो क्या है आखिर, और किस तरीके से वो परंपरागत फेको सर्जरी से अलग होती है? देखिए, परंपरागत फेको सर्जरी में हम ब्लेड से चीरा लगाते हैं, तो ब्लेड से लोग बहुत डरते हैं। जो ये लेज़र फेम्टोसेकंड लेज़र से जो कैटरेक्ट सर्जरी है, तो ये जो फेम्टोसेकंड लेज़र से कैटरेक्ट सर्जरी है, ये जो है ये इसमें ब्लेड का हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, इसमें हम ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरा फ़र्क ये है कि इसमें ये जो फेम्टोसेकंड लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी स्वीट है, इसमें 4 मशीनें होती हैं। जो पहली मशीन है वेरियन छवि गाइडेड सिस्टम, तो वेरियन जो छवि गाइडेड सिस्टम है, इस पे ये क्या करता है कि जब भी हम पेशेंट को का एक 0-0 मार्क करते हैं, तो जब आँख पे हम 0-0 एक्सिस मार्क करते हैं, तो एक्चुअली जब पेशेंट
को हम मार्क कर करके लिटाते हैं, ऐसे रखते हैं। तो जब लिटाते हैं तो वो 0 आंखों के साइक्लोटॉर्शन की वजह से वो 0 10-15 डिग्री आगे घूम जाता है, ऊपर या नीचे। तो मान लीजिए कि यह 0 जो हमने पेशेंट को बिठा के नापा, रेफरेंस यह 15 डिग्री घूम गया और हमारे पास वेरियन छवि गाइडेड, इमेज गाइडेड सिस्टम नहीं है, तो हम जो इंसिजन है उसको 0 से अगर 45 डिग्री पर हम लगाना चाह रहे हैं तो हम 45 डिग्री पर ना लगाकर उस पर 15 डिग्री आगे चले जाएंगे और 60 डिग्री पर लगा देंगे, तो 15 डिग्री का एरर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लेंस को 45 डिग्री पे सेट कर रहे हैं तो वो 60 डिग्री पे सेट हो जाएगा। इसलिए जो आंखों का जो 0 डिग्री का जो रेफरेंस मार्क है, इस रेफरेंस मार्क को बिल्कुल बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के मार्क करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो इसका जो वेरियन इमेज गाइडेड सिस्टम है इसमें मदद करता है। अच्छा। जब हम आंखों का एक रेफरेंस लाइन पेशेंट को लिटाने के बाद 0 पे मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लेज़र से जहाँ भी मार्क करना है उस पॉइंट से हम नाप करके वहाँ पे लेज़र जो फेमटो लेज़र है उससे हम शार्प इंसिजन देते हैं। जो इंसिजन होता है फेको का वो स्वतः बंद होने वाला 2 या 3 स्टेप का होता है, ताकि अगर मरीज खांसता है तो आंख का प्रेशर अंदर का बढ़ता है तो वो बंद हो जाता है। अगर इस तरह का आप इंसिजन बनाएंगे तो आंख के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो खुल जाएगा जी। आंख के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो खुल जाएगा, लेकिन इस तरह का इंसिजन रहेगा तो वो बंद हो जाएगा। तो आंख का जो कॉर्निया है, कॉर्निया नॉर्मली 500 माइक्रोन थिक होता है, तो वो कितने डेप्थ में हमको जाना है वो लेजर से बिल्कुल कंट्रोल्ड और शार्प प्रिसाइज इंसिजन होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो ये मोतियाबिंद है, ये जो मोतियाबिंद है, ये मोतियाबिंद एक झिल्ली में रहता है, एक बैग में रहता है। तो इसका मुंह को हम आगे में खोलते हैं 5.5 मिलीमीटर, तो वो बिल्कुल बीच में खुलता है। तो बीच में 5.5 मिलीमीटर खुलने से क्या होता है कि अगर जब हम लेंस उसमें डालते हैं तो वो बिल्कुल बीच में स्थिर रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा टिल्ट या इधर उधर खिसका हुआ नहीं रहता है। जब हम हाथ से बनाते हैं तो कभी कभी वो 5.5 मिलीमीटर ना बन के थोड़ा छोटा बन जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, थोड़ा खिसका हुआ बन जाता है। तो वैसी स्थिति में लेंस के डिसेंटर्ड होने का, टिल्ट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जब हम परंपरागत फेको पद्धति से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो लेंस को हम मैनुअली टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं और उसके बाद हम फेको पद्धति अल्ट्रासाउंड एनर्जी से लेंस को आंखों से बाहर निकालते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी आंख के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब आंख के अंदर अल्ट्रासाउंड एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ये जो कॉर्निया है, जो पारदर्शी होता है, जो लेंस के आगे जो पारदर्शी होता है भाग, ये कॉर्निया होता है, इस पर क्षति पहुँचती है और ये थोड़ा सफ़ेद जैसा हो जाता है। तो इससे रोशनी तुरंत ऑपरेशन के 1 ही 2 दिन के बाद नहीं बढ़ पाती। तो ये जो फेमटोसेकेंड लेज़र है, इससे हम जब मोतियाबिंद को टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं तो उसमें कोई अल्ट्रासाउंड एनर्जी लगती ही नहीं। उसके बाद एक सेंचुरियन विजन सिस्टम होता है। ये सब फेमटोसेकेंड लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी स्वीट के पार्ट हैं। तो ये सेंचुरियन जो विजन सिस्टम है ये बिल्कुल ही कम अल्ट्रासाउंड एनर्जी में ये आँख से बाहर वो जो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं जिसको कि ये लेज़र ने तोड़ा है मोतियाबिंद को छोटे छोटे टुकड़े में, इसको सेंचुरियन विजन सिस्टम बहुत ही कम अल्ट्रासाउंड एनर्जी से निकाल देता है। तो आँखों के कॉर्निया पे बिल्कुल भी कोई भी एनर्जी का, अल्ट्रासाउंड एनर्जी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा हम जब लेंस लगाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि वेरियन जो है, जब हम मैनुअली जब मार्क करते हैं पेशेंट को बिठा के और जब पेशेंट को लिटाते हैं तो वो 0 एक्सिस जो है, जो कि रेफरेंस हमारा मार्क रहता है आँख का, वो बदल जाता है। लेकिन वेरियन सिस्टम जो है, जो इस स्वीट का एक पार्ट है, उसकी वजह से हम पेशेंट को लिटाने के बाद बिल्कुल सही तरीके से 0 एक्सिस मार्क करते हैं, सही जगह पे इंसिजन और लेंस को भी बिल्कुल सही एक्सिस पे सेट करते हैं। खास करके टोरिक आईओएल के मरीजों को, जिन मरीजों का सिलेंडर पावर ज़्यादा होता है, उनको हम टोरिक फोल्डेबल आईओएल लगाते हैं। टोरिक फोल्डेबल आईओएल अपनी जगह से 5 डिग्री भी अगर खिसक जाते हैं और 5 डिग्री भी आगे इधर उधर अगर उनका प्लेसमेंट होता है तो मरीज की रोशनी में काफ़ी असर आता है, तो कम हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है। और ये जो वेरियन सिस्टम है ये फेमटोसेकेंड लेज़र के भी माइक्रोस्कोप से जुड़ा हुआ है और
जो सेंचुरियन विजन सिस्टम से जब हम मोतियाबिंद को अल्ट्रासाउंड से निकालते रहते हैं, उस समय जब हम लक्सोर 3 माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उससे भी वो जुड़ा हुआ है जी। मतलब वेरियोन के डाटा जो हैं वो लक्सोर 3 माइक्रोस्कोप में भी जाते हैं इसके, और फेम्टोसेकेंड लेज़र के माइक्रोस्कोप में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत प्रिसाइज तरीके से मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। और देखिए क्या है कि मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन पहले होता था तो लोग चिंता करते थे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कि पोस्टीरियर कैप्सूल पे कोई ओपेसिफिकेशन ना हो, पेशेंट ज़्यादा बड़ा चीरा पड़ता था तो एस्टिग्मेटिज्म का ऑपरेशन के बाद चांस पड़ता था। लेकिन अब जब फेको आया तो एस्टिग्मेटिज्म का भी ऑपरेशन के बाद उतना कुछ डर नहीं रहा, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन का भी वैसा कुछ डर नहीं रहा, क्योंकि अब एक से एक लेंस निकल गए हैं, स्फेरिक लेंस आ गए हैं एक्रिलिक मटेरियल के और हाइड्रोफोबिक, और जो ब्लू लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट को रोक देते हैं। तो इस तरह के लेंसेज के आने के बाद जो पोस्टीरियर कैप्सूल जो कैप्सूल की पिछली झिल्ली है जो कि 1 साल 2 साल में सफ़ेद हो जाती है, उसको भी सफ़ेद होने का चांस कम हो गया है। तो अब हम लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन में क्वालिटी ऑफ विजन को बहुत ध्यान दे रहे हैं, और क्वालिटी आती है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी से, क्वालिटी आती है जैसा कि मैंने कहा कि हम जो इसका जो हायर ऑर्डर एवरेजेंस है लेंस का उसको ख़त्म करते हैं, स्टिल रेशियो से हम ब्लर को नापते हैं। तो हमने देखा है कि फेम्टोसेकेंड लेज़र कैटरेक्ट से और स्फेरिक हाइड्रोफोबिक ब्लू लाइट फिल्टर वाले लेंसेज को, फोल्डेबल लेंसेज को लगा करके जो रोशनी है वो एक जवान आदमी की तरह हो जाती है, और ये जो फेम्टोसेकेंड जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके आगमन से हमारे विश्व में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और झारखंड इस मामले में बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि देश का तीसरा फेम्टोसेकेंड ब्लेडलेस लेजर कैटरेक्ट सर्जरी सुइट अब झारखंड में रांची में उपलब्ध है। बिल्कुल, झारखंड में भी उपलब्ध है ये। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, आपने तमाम दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी हैं और मोतियाबिंद के बारे में आपने सही जानकारियां ली हैं आज डॉक्टर भारती कश्यप से। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। न्यूज़ 11 सच है तो दिखे।